बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम बीएससी लेवल से करने जा रहे हैं। एफएससी वाला मैंने आपको कवर करवा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है बीएससी से देखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने नोट्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं और इनकी अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। हर ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी होती है। इसमें एग्जांपल आपके पास एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनको अगर हम डिफाइन करें प्रॉपरली तो हम कहेंगे द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in which the probability of finding an electron is maximum is called atomic orbital। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसा कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एक न्यूक्लियस को सराउंड नहीं करता बल्कि दो न्यूक्लियाई को सराउंड कर रहा होता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर हमारे पास एक टर्म आ जाती है हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में भी बताया था। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में चेंज होते हैं, जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होती है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स एंड एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं? जी स्टूडेंट्स, लोकलाइज्ड बॉन्ड जो होता है वो एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान कंसंट्रेटेड होती है और दोनों एटम्स को वो आपस में जोड़ के रखती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ऐसे बॉन्ड को हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको अगेन बता देती हूँ। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड बिटवीन ओनली टू न्यूक्लियाई of combining atoms is called localized bond and the bonding electrons are called localized electrons। और जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनमें लोकलाइज्ड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको सिंगल लिव स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई के ऊपर स्प्रेड हुए हुए होते हैं। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास होते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। और जो डी लोकलाइज्ड बॉन्ड्स होते हैं ना, अगर तो हमारे पास जो है कंजुगेशन आ जाती है, मीन के अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन लॉन पेयर आ जाता है, या इस तरह के कोई सिस्टम आ जाता है जिसमें कंजुगेशन होती है, तो वहाँ पे जो है वो जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो आपके पास डी लोकलाइज्ड होते हैं, वो लोकलाइज्ड नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। या सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं द अल्टरनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज रेफर टू एज कंजुगेशन। और जो पी ऑर्बिटल होते हैं दैट कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो जो है आपके पास अच्छा इसमें फिर कंडीशंस आ जाती हैं ना कि किस तरह जो है वो कंजुगेशन हो सकती है, कौन कौन से सिस्टम्स में हो सकती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड बॉन्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना था आपको। उसके बाद जी 1926 में एरविन श्रोडिंजर जो थे इन्होंने वेव इक्वेशन प्रपोज की थी। और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यानी हाइड्रोजन सिस्टम के लिए जो वेव इक्वेशन है श्रोडिंजर की, वो है हमारे पास डिफरेंशियल स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें ये जो साई है इसको हम कहते हैं जी वेव फंक्शन रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट वेरियस पॉइंट्स इन स्पेस। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनकी ड्यूअल नेचर होती है ना, पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है, तो ये एम्पलीट्यूड को शो करता है जो साई है, ठीक है। साई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इट्स मीन कि ये क्रस्ट को शो कर रहा है, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो ट्रफ को, और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो इट्स मीन कि ये न्यूक्लियस को या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज़ीरो हैं, जिस एरिया को हम नोड कहते हैं उसको शो कर रहा है साई।
और इन साइंस को हम फेज साइंस कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई। फेज साइंस, वैल्यू ऑफ द साई विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस जो है इसको हम फेज साइन कहते हैं। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है न्यूक्लियस में, मीन नोड्स के पॉइंट पे। और नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। मिथाइल अमीन जो हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजन है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। CH2 डबल बॉन्ड NH जो कि मिथाइल अमाइन है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पे sp2, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो HC ट्रिपल बॉन्ड N जो है हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन की यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। CH3OH मेथनॉल जो है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है। ऑक्सीजन डज नॉट अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला एलिमेंट नहीं है। RSH मतलब कि थायोल मालिक्यूल जो है इसमें जो सल्फ़र है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है RSH का वो 99.4 डिग्री होता है। CH3 ट्वाइस S जो है मिथाइल डाइसल्फाइड जो है इसमें सल्फ़र की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो आपके पास थायोल अल्कोहल है उसमें बॉन्ड एंगल यहाँ पे दिखाया हुआ है 99.4 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ पे क्यों बॉन्ड एंगल इतना कम है नॉर्मल बॉन्ड एंगल से? sp3 में तो हमारे पास 109.5 डिग्री होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स आ गए तो इनकी रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नोट्स में मैंने कुछ स्पेस छोड़ी थी, यहाँ पे मैं कुछ एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो मैं लिख नहीं सकी, तो अभी आप लोगों को बता देती हूँ। एक बॉन्डिंग होती है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो बॉन्डिंग है ये डबल बॉन्ड की तरह की ही बॉन्डिंग होती है, एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली कॉमन फॉर सेकंड रो एलिमेंट्स। सेकंड रो पीरियोडिक टेबल में जो है वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सल्फ़र फॉस्फोरस वगैरह, उनके लिए स्पेशली जो है ये ज़्यादा उनमें इस्तेमाल होने वाली बॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड इज़ फाउंड इन डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है ना वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का होता है। CH3 ट्वाइस S डबल बॉन्ड O जो है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, एंड डाईमिथाइल सल्फोन में भी इन विच सल्फर इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ डाईमिथाइल सल्फोक्साइड की। CH3 ट्वाइस S डबल बॉन्ड O डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, और इसके अलावा डाईमिथाइल सल्फोन जो है ये भी आप नोट कर लें। तो मैं अगेन यहाँ पे बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डाईमिथाइल सल्फोन CH3 ट्वाइस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इनमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। आपने ऐसा करना है कि इनको सर्च करना है और इन पे जो है आपने छोटे से नोट्स में जो है ना टॉपिक ये वाला भी इंक्लूड कर लेना है। इनमें मज़ीद आपने इस पे सर्च करना है कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी SF मॉलिक्यूल जो है इसमें sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है सल्फ़र एटम की। ऑक्टाहेड्रॉन इसका स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है SF6 का। और FSF जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो एक तो बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है ये आपको पता चल रहा है कि 180 डिग्री का है, और दूसरा इन दोनों के दरमियान या किसी भी दो FSF जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के। मतलब 2 टाइप के एंगल्स होते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। बॉन्ड एंगल क्या होता है? mean angle formed by two imaginary lines that connect the central atom with two atoms on either side of it। central atom को दोनों साइडों पे जो 2 एटम्स हैं उनके साथ मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस जो हैं उनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे वाटर में 104.5 डिग्री है मीथेन मॉलिक्यूल जो है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें 109.5 डिग्री है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वाटर में लॉन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है बॉन्ड एंगल। वैसे तो वाटर में भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्सीजन की। उसके बाद एग्जांपल है 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है इसमें बॉन्ड एंगल कार्बन कार्बन ब्रोमीन का 114.2 डिग्री होता है, और CH2C का 112 डिग्री होता है।
कार्बन एटम गिव मोर पी करेक्टर व्हेन बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जहाँ पे कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पी करेक्टर आता है। इन CH3Cl CCl बॉन्ड जो है ये 77.5% पी करेक्टर है इसके अंदर, और CH बॉन्ड में 72.5% पी करेक्टर है। अब आप देखें, जब कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पी करेक्टर 77.5 है। जब हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो 72.5% है, मीन कि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा पी करेक्टर होता है, ये बात भी याद रखिएगा। इंटर ऑर्बिटल एंगल जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग पी करेक्टर। पी करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इंटर ऑर्बिटल एंगल उतना कम होगा। जैसे क्लोरीन के केस में देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है ना मिथाइल क्लोराइड के अंदर वो 108 डिग्री है, और हाइड्रोजन के केस में 111। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जहाँ पे पी करेक्टर ज़्यादा है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है, और जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर टू बी एन एटम ऑफ लोएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो लॉन पेयर्स होते हैं ना उनको भी एटम कंसिडर किया जाता है, ऐसे एटम जो कि लोएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। एटम विद मोर लॉन पेयर सप्लाइज मोर पी करेक्टर। ये अभी आपको बताया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा पी करेक्टर। तो जिस एटम के साथ पास लॉन पेयर ज़्यादा हैं वहाँ पे भी पी करेक्टर ज़्यादा होते हैं, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और जितना ज़्यादा पी करेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, मीन पी करेक्टर का और बॉन्ड एंगल का इनवर्स रिलेशन है। वाटर में 104.5 डिग्री है और अमोनिया के अंदर 107.5 डिग्री है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस वजह से, और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मीन डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, एंड इट डजंट रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू कंटिन्यूस वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, सो एवरेज वैल्यू इज मेजर्ड। इसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, एवरेज वैल्यू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एटम्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम एग्जैक्ट जो है वो बॉन्ड लेंथ मेजर नहीं कर सकते। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जो है बॉन्ड लेंथ का वो नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स होता है। प्रीवियसली यूज्ड यूनिट है आंगस्ट्रॉम। 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। अगर दो सिमिलर एटम्स हैं और उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है तो उनके बॉन्ड लेंथ का जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम उस एक एटम का कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है 0.154 नैनोमीटर होती है नॉर्मली, और मीन जहाँ पे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होता है, और यहाँ पे रेडियस इसका 0.077 नैनोमीटर होगा कार्बन का कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि हम 0.154 का हाफ ले रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का हाफ लेंगे तो कोवेलेंट रेडियस आपके पास आ जाएगा। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करता है एटम्स के दरमियान तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करेगा ना तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इंक्रीज इन एस करेक्टर डिक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, मीन कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, एस करेक्टर और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम, और इसमें जो है एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाते हैं ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड में तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो दोनों न्यूक्लियाई को ज़्यादा क्लोजली जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे, ज़्यादा क्लोज ले आएंगे। बॉन्ड एनर्जीज की बात करें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट इन 2 एटम्स is called bond energies. Bond energy is defined as enthalpy change when 1 mole of bonds is broken in the gaseous state। ठीक है, एक मोल बॉन्ड्स को गैसियस स्टेट में हम जब तोड़ते हैं तो वहाँ पे जितनी एनर्जी यूज़ होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 436। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब तोड़ेंगे इसके गैसियस एटम में चेंज करेंगे
436 है। मीथेन को जब कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ेंगे, मीन इसके चारों बॉन्ड्स तोड़ेंगे, तो 1660 किलो जाउल एनर्जी जो है, किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये तो 4 बॉन्ड्स की एनर्जी है। एक बॉन्ड की निकालने के लिए आप डिवाइडेड बाय 4 करें ना, तो यहाँ पे 415 किलो जाउल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कार्बन हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 415 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जी इंथाल्पी वैल्यूज़ में बी डिटरमाइंड फ्रॉम हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन बाय यूजिंग हेज़ेस लॉ। हेज़ेस लॉ पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम ये जो इंथाल्पी चेंज है इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन से या फिर हीट ऑफ कंबस्शन से, ज़्यादातर हीट ऑफ कंबस्शन से मेजर करते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो होमो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं, मीन के अलाइक एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड होता है अनलाइक एटम्स के दरमियान, वो पोलर या आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 2 आ जाए दो एटम्स के दरमियान, तो उन दोनों के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.5 आ जाए तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन बिटवीन 0.5 एंड 2 आ जाए तो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान। मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल डिवाइस्ड बाय लिनस पाउलिंग, और इसमें फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन की गई 4। उसके बाद जी एक फार्मूला भी हमें बताया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। एक्स ए और एक्स बी जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं ए और बी एलिमेंट्स की, इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम जो डेल का साइन है ये है डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ए बी बॉन्ड एंड ए एंड बी बॉन्ड्स। ठीक है। ये आगे फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आएगा। डिवाइडेड बाय 96.5, ये जो है ये आपके पास आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे सारी वैल्यू का। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, तो जैसे डेल मैंने आपको कहा ना कि डेल इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ए बी बॉन्ड एंड मीन एनर्जीज ऑफ ए एंड बी बॉन्ड्स। तो हम डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे ना फॉर ए बी बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, जो ए एटम्स हैं दो सेम एटम्स, उनकी एनर्जी प्लस बी दो एटम्स उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया उनकी एनर्जी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास डेल की वैल्यू आएगी। ठीक है। अब हम HCl के लिए लें ना, तो HCl के लिए डेल की वैल्यू आती है 4। डेल की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, यानी कि जो HCl बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी आपके पास 431 है, आप ये बुक से देखेंगे, माइनस जो आपके पास हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी अभी हमने पीछे देखी 435, प्लस क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 243 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 92 किलो जूल पर मोल आएगा। यहाँ पे डेल की वैल्यू 92 किलो जॉल पर मोल है। हम ऊपर जो फार्मूला हमने देखा था हम फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें 92 पुट किया हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 96.5, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो 0.99 आई। अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की फाइंड करनी, हाइड्रोजन की आपको लेट्स सपोज के मालूम है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू में प्लस कर देंगे 0.99 को, मीन कि ये माइनस के साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके प्लस हो जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ, तो 0.99 के साथ ये प्लस होगी इसकी वैल्यू। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसमें प्लस करेंगे 0.99 तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 आ जाएगी। इस तरह से अगर आपको वैल्यूज़ गिवन हो तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। फ्लोरीन के लिए 4 होती है, ऑक्सीजन के लिए 3.5। ऑक्सीजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, 3.1 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। नाइट्रोजन के लिए 3.0 है, बोरॉन 2.8, कार्बन 2.5, सल्फर 2.5, आयोडीन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, फॉस्फोरस 2.1, सिलिकॉन 1.9, मैग्नीशियम 1.2, सोडियम 0.9 एंड पोटाशियम 0.8। तो ये वैल्यूज़ भी याद कर लें। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट को हम ये म्यू के साइन से शो करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू एट आइदर एंड डिस्टेंस डी बिटवीन सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे शो करेंगे, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी। कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो लेते हैं उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं और यूजुअली हम इसे डिबाई के यूनिट में मेजर करते हैं। 1 डिबाई इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फॉर चार्ज, ESU इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फॉर चार्ज, और डिबाई को हम कैपिटल D से शो करते हैं। और ऐसा यूनिट जो है ना इसका डाइपोल मोमेंट का, वो कूलम मीटर है। और ज़्यादातर पेपर में ऐसा यूनिट पूछा जाता है, और चूँकि हम कॉमनली ऐसा यूनिट यूज़ ही नहीं करते, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर डिबाई के ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि वो वहाँ पे चूज़ कर लेते हैं इस ऑप्शन को, जो कि उनका रॉन्ग हो जाता है। तो आपने याद रखना है डाइपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर। 1 डिबाई इक्वल होता है 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के। ये कन्वर्जन्स वगैरह भी अच्छे से याद किया करें। इसके बाद जी मिथाइल क्लोराइड की डाइपोल मूवमेंट होती है 1.87 डिबाई, और टोलुइन की 0.43 डिबाई। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन की 3.93 डिबाई होती है, और इसके अलावा पैरानाइट्रोटोलुइन की 4.39 डिबाई, कार्बन डाइऑक्साइड की 0, कार्बन टेट्राक्लोराइड 0, एंड मीथेन की भी 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इंडिविजुअल मोमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अलावा जी ट्रांस में हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसकी 0 होती है, क्योंकि उसकी भी इंडिविजुअल मोमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1,2 डाइक्लोरो इथीन की जो ट्रांस आइसोमर है उसकी 0 है, और जो सिस है उसकी 1.90 डिबाई है, ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन जो है इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। उसके बाद जी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स विद इन अ मॉलिक्यूल, वी कैन ओनली मेजर द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स को मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि ऑन द होल नेट डाइपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, विच इज़ अ विक्टोरियल सम ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स, और सारे बॉन्ड मूवमेंट्स का वो सम होता है, विच आर डायरेक्शनल। और ये डाइपोल मोमेंट जो होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो ओवर अ मॉलिक्यूल पॉइंटिंग टुवर्ड द नेगेटिव पोल, और एरो जो है वो हमेशा नेगेटिव पोल की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज द change in the electron density at a nearby atom caused by difference in electronegativity। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का इफेक्ट हो सकता है। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस करते हैं या चेंज करते हैं ऑन नियर बाई एटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑपरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्प्लेस होती है थोड़ी सी, या फिर चेंज होती है थोड़ी सी, मीन कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते। द पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना ये हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑपरेट करता है, इसमें पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती। द इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम कंपेयर टू अनदर। अब ये वही बात है, बार बार जो है वो डिफरेंट वर्डिंग के लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना इसकी वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, और इसकी रीज़न होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू अनदर। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स शोइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ना, तो 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स होते हैं जिनको -I कहते हैं, -I ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जिनको +I कहते हैं, ठीक है। अब जो -I ग्रुप है या -I जो ठीक है, जो -I इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं, मीन कि इनके अपने पास इलेक्ट्रॉन की टू समहाउ कमी होगी तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज़ हैं स्पेशली वो इसमें आ जाएंगी, जैसे NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। ये इस ऑर्डर आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप MCQs को अटैम्प्ट कर सकेंगे। इनको रट्टा लगा लें किसी भी तरह, बार बार लिख के याद करें। साइनो ग्रुप आ जाता है, इसके अलावा फॉर्माइल ग्रुप आ जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ग्रुप आ जाता है। और अगर बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन अटैच हो, ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, या फिर आपके पास जो है C डबल बॉन्ड OR, या फिर मार्केप्टो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ऑर्डर इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 और फिनाइल ग्रुप जो है दोनों का तकरीबन सेम इफेक्ट होता है, एक दूसरे की इक्वल है, तभी यहाँ पे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल वाला साइन लगाया हुआ है।
और फिर अल्कीन का आ जाता है और एंड पे हाइड्रोजन का इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि प्लस आई ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें आपके पास नेगेटिव साइन वाले आ जाएंगे, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CW नेगेटिव, Cr3 और R2CH न्यूट्रल स्पीशीज़ भी आ गई हैं, CH2 CH3 एंड CH3। तो ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अल्काइल ग्रुप्स में आल्सो में शो डोनेटिंग और विड्राइंग इफेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। बाकी सारे ग्रुप्स के साथ भी सेम यही केस है। वैसे तो मोस्टली ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका इफेक्ट जो है वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो ये वाला पॉइंट भी माइंड में रखना है, क्योंकि कुछ और इफेक्ट्स भी फिर ऑपरेट कर जाते हैं साथ में। तो फिर जो इफेक्ट डोमिनेट करता है ना, तो फिर उसी का इफेक्ट जो है वहाँ पे शो हो रहा होता है मॉलिक्यूल के अंदर। इंडक्टिव इफेक्ट टेल अबाउट स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ स्पीशीज़। इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं ना ये शो करता है, ये हमें बताता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में किसी भी स्पीशीज़ के। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जैसे कि क्लोरोएस्टिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है देन एस्टिक एसिड। क्यों क्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड है देन एस्टिक एसिड? इसमें क्लोरो ग्रुप लग जाता है ना क्लोरोएस्टिक एसिड में, और जो क्लोरो ग्रुप है वो -I इफेक्ट शो करता है। -I का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट शो करता है। तो कोई भी एसिड कब अच्छा एसिड होता है? जब उससे बनने वाला, यानी कि जब वो एसिड अपना प्रोटॉन लूज़ करेगा तो उससे बनने वाला जो एनाइन है अगर वो स्टेबल है, देन दैट एसिड विल बी मोर स्ट्रोंगर देन द अदर विद विच वी आर कंपेयरिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है ना क्लोरोएस्टिक एसिड में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन और फिर CH2 है और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O और देन OH है, तो O निकल जाएगा। तो यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज होगा ना ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी हाइड्रोजन, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से ये क्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट जब शो करेगा, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है मीन के यहाँ पे जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच था, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन इससे ले लेगा, तो प्रोटॉन यहाँ से इजीली रिमूव होगा और ये वाला एनाइन जो है वो स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो कार्बोस एसीटेट आयन से ज़्यादा ये स्टेबल होता है, तो इस वजह से जो है क्लोरोएस्टिक एसिड इज़ 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एस्टिक एसिड। उसके बाद फ्लोरोएस्टिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन क्लोरोएस्टिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो फ्लोरोएस्टिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोएस्टिक एसिड, बिकॉज फ्लोरीन एक्सर्ट मोर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सो रिजल्टिंग कंजुगेट बेस विल बी द लेस स्टेबल और वीकर बेस। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं बेस, जितनी वीक होगी ना एसिड उतना स्ट्रांग होगा। कंजुगेट बेस, बेस आपने पढ़ा हुआ है ना, हमने पहले पढ़ चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री में कि कंजुगेट बेस जितनी वीक होगी उसका एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जी 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड जो है इज़ लेस बेसिक देन सॉरी एसिडिक देन क्लोरोएस्टिक एसिड, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट वीकन्स विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस और चेन। यहाँ पे आप देखें ना तो क्लोरीन ओके आगे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं और यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है ना वो क्लोरीन का इफेक्ट जो है वो कम पड़ जाएगा, मीन डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक होता जाता है जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से ये जो है वो आपके पास लेस एस्टिक है एंड दिस वन इज़ मोर एस्टिक। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेट एनाइन को। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग जो है वो स्टेबलाइज कर रहे थे कार्बोक्सिलेट एनाइन को, मीन के बेस को, और वीक कर रहे थे तो एसिड स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे उलट हो जाएगा काम, डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बोक्सिलेट एनाइन को रिलेटिव टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो एसिडिटी डिक्रीजेज। जैसे कि फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड इज़ 10 टाइम लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। तो इसमें रीज़न यही आ गई है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो इस वजह से ये डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट एनाइन को। दैट्स वाई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स बिकम मोर बेसिक। और यहाँ पे ना वो वाला मीन के जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगी लेकिन एसिड्स जो होंगे वो वीक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स हैं वो ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं देन अमोनिया, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम।
आप बेसिसिटी ऑर्डर देखें ना तो प्राइमरी अमीन जो है वो लेस बेसिक है देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी, एंड टर्शरी अमीन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया। अमीन के सेकेंडरी अमीन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, प्राइमरी उससे कम, टर्शरी उससे कम, एंड अमोनिया सबसे कम। टर्शरी अमीन इज़ वीक अनसब्स्टिट्यूटेड वीकेस्ट होगी यहाँ पे, वीकेस्ट अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक अमीन। ये जो टर्शरी अमीन है वीकेस्ट अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक अमीन है। फील्ड इफेक्ट ऑपरेट्स डायरेक्टली थ्रू स्पेस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। एक अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, एक होता है फील्ड इफेक्ट जो कि डायरेक्टली स्पेस के थ्रू या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू ऑपरेट करता है, और यूजुअली इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट को इकट्ठा स्टडी किया जाता है, तो इन दोनों को इकट्ठा नेम दिया जाता है फील्ड इफेक्ट का, ठीक है। डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर वन और मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्प्रेड ओवर मोर देन 2 न्यूक्लियर रिजल्टिंग बॉन्ड इज कॉल्ड डिलोकलाइज्ड बॉन्ड। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। अ सिस्टम विच हैव अ पी ऑर्बिटल ऑन एन एटम एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्ड मीन मॉलिक्यूल्स विद डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स आर कॉल्ड कंजुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम। इसको कंजुगेशन भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज रेफर टू एज कंजुगेशन। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल आप देखें, एलाइलिक रेडिकल में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। इसमें जो है ना ये रेडिकल है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो है वो कंजुगेशन पॉसिबल है इन दोनों के अंदर, मीन के इस स्ट्रक्चर के अंदर। एलाइल कैटायन में भी देखें ना तो ये बेसिकली कंडीशंस आपको बता रहे हैं कि कंजुगेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है। एक तो रेडिकल्स के अंदर जहाँ पे पी ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या फिर कैटायन के अंदर जहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, लेकिन साथ में शर्त ये है कि डबल बॉन्ड भी होना चाहिए साथ में। और थर्ड ये कि आपके पास अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हों। अ कंजुगेटेड सिस्टम इज़ नॉट फुली डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल लिव स्ट्रक्चर। एक कंजुगेटेड सिस्टम को हम सिंगल लिव स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एंड मॉलिक्यूल्स अंडरगो अनयूजुअल रिएक्शंस। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और रेजोनेंस मेथड। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें, डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो फिर फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हम एलाइलिक सिस्टम को एक्सप्लेन करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, क्योंकि ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है ना, डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पी ऑर्बिटल, तो इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से या फिर रेजोनेंस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एलाइलिक रेडिकल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड CH2 के ऊपर जो है वो एक पी ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। पी ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन। ये भी शर्त है कि कंजुगेशन के लिए सब एटम्स का सेम प्लेन में होना ज़रूरी है, कोप्लेनर होने चाहिए। पी ऑर्बिटल पैरेलल टू ईच अदर, पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकें। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, और बाकी मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं पी ऑर्बिटल्स। 3 पी ऑर्बिटल्स यानी कि 3 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 3 पी ऑर्बिटल्स मिलेंगे और वो 3 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो जो 3 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा नॉन बॉन्डिंग और तीसरा एंटी बॉन्डिंग। इनको हम डायग्राम से शो करें तो ये 3 आपके पास पी ऑर्बिटल्स थे, इनसे जो है वो 3 ऑर्बिटल्स बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स। इसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसको पाई 1 कहा हमने, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। दूसरा जो है वो नॉन बॉन्डिंग जिनको पाई 2 ऑर्बिटल हम कह रहे हैं, वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अब आप देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक ही आपके पास जो है ना वो नोडल प्लेन है इसके अंदर नोडल प्लेन के साथ साथ एक नोड भी प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड में एक नोडल प्लेन और एक नोड प्रेजेंट है। थर्ड जो है ना एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 3 बना है उसके अंदर 2 नोड्स हैं और एक नोडल प्लेन है। मीन के जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एनर्जी इंक्रीज़ करती जा रही है, बॉन्डिंग वालों की सबसे कम थी एनर्जी एंड नॉन बॉन्डिंग की उससे ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग की उससे ज़्यादा। स्टेबिलिटी भी इनकी डिक्रीज़ करती जाएगी और इनमें नंबर ऑफ़ नोड्स भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसमें कोई नोड नहीं है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नॉन बॉन्डिंग में एक नोड है और एंटी बॉन्डिंग में 2 नोड्स हैं। तो याद रखें कि एनर्जी के इंक्रीज़ करने से
जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है और उनमें नंबर ऑफ़ नोड्स इंक्रीज़ करते जाते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो इस तरह से फिलिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एक जो है वो नॉन बॉन्डिंग में आ जाएगा। उसके बाद एलाइल कैटाइन की बात करें तो एलाइल कैटाइन के लिए भी सेम टू सेम वैसी ही डायग्राम होगी, जस्ट उसमें ये होगा कि कैटाइन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, क्योंकि कैटाइन में प्लस चार्ज है ना, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, सेम पिक्चर एज फॉर इट्स रेडिकल एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। दिस कार्बोकेटाइन हैज स्पेशल स्टेबिलिटी बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय 3 न्यूक्लियाई। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन तीनों न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इस वजह से इसकी स्पेशल स्टेबिलिटी है। 1,3-ब्यूटाडाइन के केस को अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं इन कंजुगेशन विद अनदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आप देखें ना तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो आपके पास है वो आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम 1,2-ब्यूटाडाइन कहते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन्स की, 4p ऑर्बिटल्स जो हैं 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखें 4p ऑर्बिटल्स थे, उन्होंने 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, उनकी एनर्जी जो है वो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग तक जाते हुए जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है, नंबर ऑफ़ नोड्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो आपके पास पाई 1 है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है फर्स्ट, उसमें कोई नोड नहीं है। जो सेकंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक नोड है और एक नोडल प्लेन है। ठीक है, नोडल प्लेन तो सबके अंदर है ना, ये वाली, ये जो कोने हैं ना, कोनों का मतलब है कि यहाँ पे एक एक कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन थे ब्यूटाडाइन के अंदर, तो 4 कार्बन है, चारों कार्बन के ऊपर एक एक जो है वो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर जो है उनसे 4 जो है वो नए ऑर्बिटल बने जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, 2 बॉन्डिंग बने हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग बने हैं। बॉन्डिंग वालों को पाई 1 पाई 2 का है, एंटी बॉन्डिंग वालों को पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार का है। अब इनमें टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिलिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई 1 में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2 में आ जाएंगे। मीन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी रहेंगे। अब इसमें नोड्स की बात करें तो सब में नोडल प्लेन तो प्रेजेंट है। जो फर्स्ट पाई 1 है जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कोई नोड नहीं है। पाई 2 में एक नोड है, पाई 3 में 2 नोड्स हैं और पाई 4 में जो है वो आपके पास 3 नोड्स हैं। तो नोड्स इंक्रीज़ करते जाते हैं एनर्जी इंक्रीज़ करने के साथ साथ, और स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन में सारे कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सारे जो हैं वो इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो एक ही प्लेन में होते हैं। 6 p ऑर्बिटल्स होते हैं, हर कार्बन के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल होता है, सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 6 p ऑर्बिटल्स। 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो कि लोअर एनर्जी के होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से बेंजीन का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे आप देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप इसमें आपको नज़र आ रहा है। इनके टोटल जो है वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, 3 जो हैं बॉन्डिंग हैं, पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3। और इसमें एक और ख़ास बात ये याद रखनी है कि 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे हैं। ठीक है, और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे हैं। पाई 1 जो है वो लोएस्ट एनर्जी पे है, ये हाईली स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑन द होल मॉलिक्यूल। पाई 2 एंड पाई 3 सेम एनर्जी लेवल पे हैं और इन दोनों में एक नोडल प्लेन एक नोड है। और जो पाई 1 एंड पाई 2 स्टार हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग है, इनमें 2 नोड्स हैं और ये भी सेम एनर्जी पे हैं। और जो पाई 3 स्टार है जो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी पे है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें 3 नोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन पाई 1 पाई 2 पाई 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसको हम इस तरह से इनके कंबाइन सारे इलेक्ट्रॉन्स के 6 इलेक्ट्रॉन्स के कंबाइन इफेक्ट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। और ओवरलैपिंग जब होगी इनकी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी बन जाएगा और नीचे भी, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल जो प्लेन है मॉलिक्यूल की उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया हुआ है। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की बात करें, द फिनोमेना इन विच द 2 और मोर लिव स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर अ कंपाउंड विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर किसी एक कंपाउंड के लिए हम बना सकते हैं या लिख सकते हैं, इसको हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि एटम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हर एटम अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। जस्ट जो है वो हमने उसमें स्ट्रक्चर जो है वो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ।
एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है इज़ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मीन बॉन्ड्स में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते, और वो वेटेड एवरेज होता है सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का। और जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, और जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये इमेजिनरी होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, इनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। और जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लोज होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर के, उसकी और एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी भी तकरीबन सेम होती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एज अ वेटेड एवरेज ऑफ द टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा, जो हमारा है ना रियल स्ट्रक्चर, उसको हम पेपर पे ड्रा तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे कहा जाता है कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो उनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो जस्ट पेपर पे उनको हम ड्रा करते हैं, एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। ईच पेयर ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो एंड विच सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो एंड विच शोज दैट रियल स्ट्रक्चर इज अ ब्लेंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बेंजीन के लिए 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं और 3 डिवार स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट ने भी प्रपोज किए थे लेकिन वो रिजेक्ट हो गए थे। कैक्यूल के स्ट्रक्चर ईच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट 39% टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड डिवार ईच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट 7.3% टू द रियल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड हैज़ लोअर एनर्जी दैन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और हाइब्रिड की एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। रूल्स ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट actual structure for the molecule, they are non-existent, hypothetical, they are important because they describe molecules, ions and radicals for which single Lewis structure is inadequate। पहला रूल हो गया। दूसरा ये हो गया कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी बोनाफाइड लीव स्ट्रक्चर्स, मीन कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू लीव स्ट्रक्चर होने चाहिए। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हेलोजेंस मैक्सिमम 2 बना सकते हैं, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3, कार्बन मैक्सिमम 4, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा इनके बॉन्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप ये देखें कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है CH3 से डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये जो आयन है इसके अंदर अब अगर इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएं तो यहाँ पे मैंने एरो से जो इनके बॉन्ड्स हैं उनकी मूवमेंट शो की इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपके पास बनेगा CH3CO नेगेटिव C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसमें जो है ये दोनों तो एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला आप देखें तो उसमें जो कार्बन है इसके टोटल 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ और एक पिछले कार्बन के साथ, तो टोटल 5। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता, मैक्सिमम 4 बना सकता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, इस वजह से इस पर ये डबल हेडेड एरो के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखें CH3 से डबल बॉन्ड OH, इसमें आप देखें तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ये नेक्स्ट वाला होगा जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और इस ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन नेक्स्ट केस में देखें तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड किसी सूरत नहीं बना सकता, इसलिए थर्ड वन इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखें CH3 से डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो अकॉर्डिंग टू लिव स्ट्रक्चर हैं। लेकिन नेक्स्ट केस में आप देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट्स वाई थर्ड स्ट्रक्चर इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट रूल है ओनली इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस, एटम्स नॉट लीव देयर पोजीशन। एटम्स अपनी जगह पे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जस्ट जो है वो मूव करेंगे। तो फर्स्ट 2 में तो इलेक्ट्रॉन मूव करें, आप देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2। लेकिन नेक्स्ट में आप देखें तो इसमें जो है ना यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, नेक्स्ट में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के और वो चला गया जी नेक्स्ट कार्बन के पास। तो ये इसमें एटम ने चूँकि अपनी जगह चेंज की तो इस वजह से ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, एटम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। CH3 से डबल बॉन्ड और CH2 C2H5 ये जो है एसिटोएस्टिक एस्टर जो है इसकी ये जो सेकंड फॉर्म है, आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसने अपनी जगह चेंज की है, जहाँ पे CH2 से एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हैं, बल्कि ये दोनों जो हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ जो है वो प्रेजेंट हैं। दीज आर नॉट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड। नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारी कैनोनिकल फॉर्म्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या फिर चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए। देखें फर्स्ट जो आपके पास है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें कोई चार्ज नहीं है। सेकंड आप देखें तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, प्लस माइनस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है वो स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन। सारे एटम जो रेजोनेंस में
इन्वॉल्व कर हो रहे होते हैं उनका सेम प्लेन में होना ज़रूरी है फॉर मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ताकि पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके। 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन जो है ये कंजुगेशन नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ट्राई टर्शरी ग्रुप्स जो हैं दोनों तरफ, ये क्या करते हैं, ये रोटेट कर देते हैं मॉलिक्यूल्स को। मीन के इसमें जो है एटम्स जो हैं वो अपनी जगह से और प्लेन में चले जाते हैं, तो प्लेन में नहीं रहता मॉलिक्यूल, तो पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती, तो ये कंजुगेशन शो नहीं करता। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का भी सेम यही केस है कि ये कंजुगेशन शो नहीं करता क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि नॉन प्लेनर है और टब शेप्ड है। उसके बाद 6 रूल आ जाता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मोर स्टेबल, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर मोर देन 2 एटम्स और न्यूक्लियाई विच अकाउंट फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाइब्रिड। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है और बाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के ऊपर, और वही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के ज़िम्मेदार होते हैं। रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना एंड हाइब्रिड इज रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो रेजोनेंस है वो एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल या हाइब्रिड होता है वो रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबल रहता है। आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू एक्चुअल मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन के केस में हमने देखा कि केक्यूल स्ट्रक्चर 39% कंट्रीब्यूट कर रहे थे और डिवार्स स्ट्रक्चर जस्ट 7.3%, तो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। रूल फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स। अब यहाँ पे मज़ीद इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ABC की हेडिंग में कुछ रूल्स बताए हुए हैं स्टेबिलिटी के लिए। स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज़ मोर स्टेबल, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं 2, 2, 4 और 1, 5, इसमें जो है आपके पास 5 हैं। नेक्स्ट देखें तो 2, 3, 4, इसमें 4 हैं, और नेक्स्ट में 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 5 कोवेलेंट बॉन्ड वाला होगा। स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज इज़ मोर स्टेबल। अब देखें, ये दोनों देखें तो इसमें ये चार्ज है और ये चार्ज के बगैर है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपके पास इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, जिस पे चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट में आप देखें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, ठीक है। और ये जो हैं बाकी जो हैं ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन तो शो करेंगे लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेंगे। ग्रेटर चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबिलिटी, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चार्जेस ऑन सेम और एडजेसेंट एटम हाईली अनस्टेबल, अगर सेम या एडजेसेंट एटम पे ऊपर चार्जेस हैं, और ये देखें यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन पे प्लस प्लस चार्ज है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जहाँ पे जो है ना वो प्लस माइनस चार्ज है तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाले इसके स्ट्रक्चर में कार्बन पे, तो कार्बन वाला लेस स्टेबल होगा और ऑक्सीजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में आप देखें कोई चार्ज नहीं है, इस केस में आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है, इस केस में देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये अनइम्पॉर्टेंट है। ये वाला लेस इंपॉर्टेंट है, चार्जेस तो हैं लेकिन ठीक हैं चार्जेस के, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जिस पे कोई चार्ज नहीं है स्टेबिलिटी के लिहाज से। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसा कि आपके पास सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इसमें आप देखें तो ये और ये इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन पे आप देखें एक पे प्लस एक पे माइनस है, इसमें भी एक कार्बन पे प्लस एक पे माइनस है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी साइड वाले पे प्लस है और कौन सी पे माइनस है, तो ये इक्विवेलेंट हैं, तो ये दोनों सेम कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे टू द हाइब्रिड। स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स रिजेंबल क्लोजली विद द रेजोनेंस हाइब्रिड आर मोर स्टेबल, तो जिसमें बॉन्ड एंगल और लेंथ्स क्लोजली जो है वो रिजेंबल करती हैं उससे हाइब्रिड से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बेंजीन के केस में कैक्यूल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप देखें ना बॉन्ड लेंथ एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाती है, तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट। मोर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी, जिस भी कंपाउंड के लिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्पेशली इफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी। जैसे नाइट्रेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू नाइट्राइट आयन, क्योंकि नाइट्रेट आयन के लिए 3 जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और नाइट्राइट आयन के लिए जस्ट 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 3 इक्वेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इसके 2 इक्वेलेंट स्ट्रक्चर हैं, तो जिसके ज़्यादा हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एसीटेट आयन की बात करें तो एसीटेट आयन के लिए
दो हैं, लेकिन इसमें दोनों जो हैं वो विदाउट चार्ज सेपरेशन है, मीन के ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है दोनों में। और इसमें देखें तो चार्ज सेपरेशन हो रही है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये इतना जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। एस्टेट आयन इज़ मोर स्टेबल दैन एस्टिक एसिड। रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है, देन द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल मॉलिक्यूल द हाइब्रिड इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल मॉलिक्यूल मीन हाइब्रिड। हाइब्रिड की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, या फिर इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इट कैन नेवर बी मेजर्ड, ओनली एस्टिमेटेड, सिंस वी कैन मेजर एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली, बट एनर्जी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैन ओनली बी एस्टिमेटेड फ्रॉम बॉन्ड एनर्जीज बाय कंपेरिजन विद arbitrarily chosen model compounds since contributing structure does not exist। क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जस्ट पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक्चुअल उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो हम एक्चुअल मॉलिक्यूल की तो एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम जस्ट एनर्जी को मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी का अंदाज़ा करके वहाँ से जस्ट हम हाइपोथेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से जो है ना हम एनर्जीज को फाइंड करते हैं। जैसे कि बेंजीन के लिए हम देखें ना, तो हमारे पास जो है वन डबल बॉन्ड वाला जो एक हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखें तो इसके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो -119.5 किलो जूल पर मोल है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जो है इसमें आपके पास -358.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसकी। और बेंजीन के लिए जो है वो -102 है। तो बेंजीन के लिए जो सबसे ज़्यादा इसका जो क्लोजली जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर माना जाता है वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन को माना जाता है। तो बेंजीन और 135 साइक्लोहेक्साट्राइन की एनर्जी का डिफरेंस लेंगे अब, तो फिर हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आएगी। तो साइक्लोहेक्साट्राइन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन की एनर्जी थी 358.5 और बेंजीन की 208 है, दोनों का डिफरेंस ले 150.5 किलो जूल पर मोल आ जाता है। तो 150.5 किलो जूल पर मोल जिसको हम कैलोरीज में करें तो 36 किलो कैलोरीज पर मोल आ जाता है, ये बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है। इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड की कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी 150.5 किलो जूल पर मोल होती है या 36 किलो कैलोरीज पर मोल होती है इसकी रेजोनेंस एनर्जी। नेफ्थलीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी 255, एंथ्रासीन के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं 351, फिनेंथ्रीन की 5 होते हैं तो 384.5 किलो जूल पर मोल। हाइब्रिड लुक्स लाइक लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। हाइब्रिड जो होता है ना वो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। द रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स और अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पीछे हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू वो ऑपरेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जबकि जो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है ना, इसमें या तो 2 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। दिस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्पेशली पाई इलेक्ट्रॉन्स से ऑपरेट करता है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स से ऑपरेट करता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग अ चेन ऑफ द कार्बन, और ये भी कार्बन चेंज पे जो है वो ट्रांसमिट होता है, और विद द डिस्टेंस ये भी डिक्रीज होगा। द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन अकम्पनीड बाय ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज एट अनदर पोजीशन इन कंजुगेटेड कंपाउंड्स इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पॉइंट पे डिक्रीज होती है तो दूसरे पे इंक्रीज हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट में भी 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, तो मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, प्लासम इफेक्ट ग्रुप कहते हैं हम इन्हें, और इसमें आपके पास प्लासम वाले जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ज़्यादातर जो नेगेटिव स्पीशीज़ या जिनके पास लॉन पेयर्स होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, Cl Br I, NH2 NHR, Nr2 OH OR, NHC डबल बॉन्ड CH3 एंड OC डबल बॉन्ड R O नेगेटिव एंड AR, ये जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो कि -m इफेक्ट शो करते हैं। इसमें आपके पास पॉजिटिव स्पीशीज़ होंगी, या फिर वो वाला एटम जो है वो ज़्यादा मीन इंट्रैक्ट कर रहा होता है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। मीन के यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो
मल्टीपल बॉन्डिंग के साथ अटैच होगा। यहाँ पे ये आपके पास निशानी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम वो मल्टीपल बॉन्डिंग या तो डबल बॉन्ड बना रहा होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो इसमें आपके पास CH2 पॉजिटिव, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड NH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड R एंड C डबल बॉन्ड NHR और देन AR, अरीन वगैरह। एग्जांपल देखें तो एनिलीन इज़ वीकर बेस देन अमोनिया और एलिफेटिक अमीन। एनिलीन जो है वो वीकर बेस है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया या एलिफेटिक अमीन्स। इसकी रीज़न क्या है, वीकर बेस क्यों है ये? क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना वो रिंग के अंदर डिलोकलाइज कर जाता है। मीन के जो लॉन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो बेसिस तो वो होती है ना जो अपना लॉन पेयर डोनेट करते हैं बेसिस। तो इस वजह से यहाँ पे जो है अमोनिया का जो लॉन पेयर है वो अंदर चला जाता है, रिंग के अंदर डिलोकलाइज कर जाता है। तो इस वजह से किस इफ़ेक्ट की वजह से, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की वजह से। क्योंकि NH2 जो है वो आपके पास कौन सा था, NH2 है जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू। डाइपोल मूवमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज स्मॉलर देन इथाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की डाइपोल मूवमेंट जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड, क्योंकि विनाइल क्लोराइड में जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करेगा, जबकि इथाइल क्लोराइड में जस्ट -I इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करेगा। -I मीन के इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा इथाइल क्लोराइड में, जबकि विनाइल क्लोराइड में -I के साथ साथ जो इफेक्ट ऑपरेट करेगा वो +M भी होगा। तो +M जो है वो यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा और कार्बन का क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी देन द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ इथाइल क्लोराइड। तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पे विनाइल क्लोराइड की जो आपके पास है डाइपोल मूवमेंट वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास जी डाइपोल मूवमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोमीथेन बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के लिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं ना इसके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो इस वजह से नाइट्रोबेंजीन जो है इसकी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है दैन नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के लिए जस्ट 2 हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उसकी डाइपोल मूवमेंट है 3.50 डिबाई। डाइपोल मूवमेंट फॉर एनिलीन, फिनोल, क्लोरोबेंजीन एंड मिथॉक्सीबेंजीन आर स्मॉलर देन एलिफेटिक एनालॉग्स। इसमें भी रीज़न वही आ जाती है कि यहाँ पे जो है ना M इफेक्ट जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है और एलिफेटिक में जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट या तो होगा या नहीं होगा और मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट जी इस इफेक्ट से हम एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स बिकॉज फिनोलेट आइन इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्योंकि फिनोलेट आइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है तो इस वजह से फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। सो फिनोक्साइड आइन इज़ वीकर बेस दैन एल्कोक्साइड आइन। वीकर बेस होगी तो उसका एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिनोल वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिर रेजोनेंस हो जाएगी तो रेजोनेंस इफेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो अंदर जो है वो रिंग के अंदर डिलोकलाइज कर जाएंगे। NO2 जो है ये -M इफेक्ट शो करता है, मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है और इस वजह से इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अगर हम NO2 ग्रुप फिनोल के साथ लगा दें तो उसकी एसिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि NO2 ने इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेने हैं, तो इलेक्ट्रॉन अब तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे और जो रिजल्टिंग यहाँ पे हमारे पास बनेगी एसिड की जो कंजुगेट बेस होगी वो और ज़्यादा वीक होगी, तो एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। पीछे जो हैं वो नाइट्रो ग्रुप के बगैर जो फिनोल का फिनोलेट आइन बना था उसकी 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थी और नाइट्रो ग्रुप के साथ एक एक्स्ट्रा 5वां भी स्ट्रक्चर बन गया। नाइट्रो ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अब वो एसिडिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो बेसिसिटी डिक्रीज़ करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे तो बेस जो है वो वीक होगी या उसकी बेसिसिटी कम होगी ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन। उसके बाद जी एग्जांपल देखें ना तो अमाइड्स आर मच लेस बेसिक देन अमाइंस। अमीन से अमाइड्स जो हैं वो लेस बेसिक क्यों हैं? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कार्बोनाइल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, जो कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है उसकी दूसरे ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डीलोकलाइजेशन हो जाती है। जैसे एसिड अमाइड में देखें तो नाइट्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज कर जाएंगे, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये वीकर बेस होगी एज़ कम्पेयर टू अदर।
मोस्टली रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड अलॉन्ग विद फील्ड इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट ज़्यादातर जो है वो इकट्ठे ही चलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द टू इफेक्ट्स। सो रेजोनेंस इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट आर कंबाइनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इनको हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी कहते हैं कंबाइनली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इफेक्ट आ जाता है स्टेरिक इफेक्ट। वंडर वाल्स रिपल्शन बिटवीन क्लोज ग्रुप्स कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। वंडर वाल रिपल्शन होती है बिटवीन क्लोज ग्रुप्स, तो इनको हम स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इट में इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। स्टेरिक इफेक्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो इसे हम स्टेरिक एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है तो स्टेरिक रिटार्डेशन कहेंगे। लार्जली डिपेंड अपॉन साइज और बल्कनेस ऑफ ग्रुप्स एंड अराइजेज फ्रॉम देयर अरेंजमेंट इन रिएक्टिंग स्पीशीज। ये ज़्यादातर जो है साइज या बल्कनेस पे डिपेंड करता है ग्रुप्स की, और अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है स्पीशीज़ की। इट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो आपके पास जो ट्रांस वाला कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिज। अब यहाँ पे देखें तो ये जो बल्कि ग्रुप हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ गए हैं, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू सिज, ठीक है। उसके बाद जी हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स की बात करें तो ये एसन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। इनका जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है, जैसे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की बात करें जो कि प्राइमरी हैलो एल्केन है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड जो कि प्राइमरी हैलो एल्काइन है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है। सॉरी, इसमें जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन ट्रांजिशन स्टेट, सो इट फॉलो SN1 मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ SN2। यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी हैलो एल्केन्स हैं वो ज़्यादातर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, याद रखिएगा बात। और जो आपके पास दूसरे हैं टर्शरी जो हैलो एल्केन्स हैं उनकी SN1 से होती है। तो प्राइमरी हैलो एल्केन की अब जब उसमें टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, उसने स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट की, तो उसका मैकेनिज्म ही चेंज हो गया हैलो एल्केन का। प्राइमरी हैलो एल्केन ने SN2 मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज होना था, तो बल्कि ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसका मैकेनिज्म SN2 से चेंज होकर SN1 मैकेनिज्म हो गया, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हुई। इन दिस वे कार्बोकेटाइन अंडरगो रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में चला जाता है, बल्किनेस जो है वो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। 1 to मिथाइल शिफ्ट होती है, सो टर्शरी कार्बोकेटाइन चेंजेस इनटू टर्शरी अल्कोहल, और प्रोडक्ट हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आएगा। यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। मिथॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन मिथॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ऑपरेट कर रही है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है देन इथाइल देन प्रोपाइल देन 2 प्रोपानोल आएगा, और लास्ट पे जो है वो टर्शरी ब्यूटानोल आएगा। यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस ही ऑपरेट करेगी। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इन गैस फेज़ में देखें ना तो इसका उलट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि गैस फेज़ में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अकेले अकेले होते हैं, वो डिस्पर्स्ड होते हैं, उनकी विसिनिटी में कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी। तो टर्शरी ब्यूटानोल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन 2 प्रोपानोल देन एथानोल एंड देन मैथानोल एट द लास्ट। बिकॉज इन सोल्यूशन फेज़ बल्कि ग्रुप्स पुश द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सोल्यूशन फेज़ में बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पुश अवे करते हैं फ्रॉम द एनाइन, दस इनहिबिट स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद द एनाइन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिसिटी ऑफ द अमीन्स इन सोल्यूशन फेज। सोल्यूशन एक्व सोल्यूशन में अमीन की बेसिसिटी देखें ना तो आपके पास जो ऑर्डर आ जाता है वो आ जाता है सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। मीन के सेकेंडरी वाली जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, देन प्राइमरी वाली एंड देन जो है वो टर्शरी वाली। लेकिन गैशियस फेज में आप देखें तो टर्शरी वाली सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अमीन। इसमें भी वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। एन डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन इज़ मच स्ट्रॉन्गर बेस देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। एन डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एन डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन का ये स्ट्रक्चर है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनमें से जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सी है, ये है एन डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। और इसमें जो है ना स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज़ कर जाती है तो बेसिसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है इस केस में। इसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है 2 मिथाइल ग्रुप्स की, इसी की वजह से यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
बेसिसिटी की बात करें तो आपके पास जो फर्स्ट वन है 2,6-NN टेट्रा मिथाइल एनिलीन, इट इज़ मोर बेसिक देन NN डाई मिथाइल एनिलीन। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जो 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाए गए हैं ना, तो ये डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप को पुश कर देते हैं, आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं इसको। तो जब डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, तो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, अमाइनो वाले जो नाइट्रोजन एटम के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्पॉसिबल हो जाता है। मीन कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अंदर रिंग के अंदर रेजोनेट कर ही नहीं सकते, जिसके नतीजे में उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फिर अब अवेलेबल होंगे। और बेस अच्छी वो होती है जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल हों, वो कहीं पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, तो 2,6-NN टेट्रा मिथाइल एनिलीन जो है वो ज़्यादा अच्छी बेस होगी एज़ कम्पेयर टू NN डाई मिथाइल एनिलीन। उसके बाद हमारे पास हाइपर कंजुगेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप जिसमें होती है, कंजुगेशन इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो और उसके साथ ही कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड भी मौजूद हो। तो कार्बन हाइड्रोजन वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो जो है वो कंजुगेशन शो करता है विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह की कंजुगेशन जो है ना, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें ना, आपको 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए हुए हैं। प्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्रोपाइलीन में आप देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक कार्बन के हाइड्रोजन्स को ओपन करके रखा है जिसको कार्बन नंबर 1 कह दिया है। और इसका ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का एक बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड करैक्टर इधर आएगा और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बचा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो अगला जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो रहे थे देन नॉर्मल। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है, इसमें आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड स्ट्रक्चर जो है इज़ ओनली कैनोनिकल फॉर्म, जो कि जस्ट पेपर पे एग्जिस्ट करती है एंड डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट बट कंट्रीब्यूट टू द हाइब्रिड। कार्बन हाइड्रोजन हैज़ करैक्टर बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड नो बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे करैक्टर बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड और नो बॉन्ड के दरमियान होगा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड करैक्टर है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान का करैक्टर होगा। कार्बन 1 और कार्बन 2 बॉन्ड जो है ये शॉर्टर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 0.147 नैनोमीटर, एक्चुअल जो है वो 0.154 होती है। तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के दरमियान, जो कि फर्स्ट 2 कार्बन थी जहाँ पे डबल बॉन्ड बना है बाद में। ठीक है, ये वाली। और इसके बाद हम देखें तो हमारे पास एक और एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास सेम फिनोमिना होगा हाइपर कंजुगेशन का। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नो बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें कार्बन 1 और कार्बन 2 में इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जी, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की। कार्बोकेटाइन की बात करें ना, तो आपके पास टर्शरी कार्बन कैटाइन के लिए 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी के लिए 6 स्ट्रक्चर होते हैं, ये उससे लेस स्टेबल है। और प्राइमरी के लिए 3 होते हैं, ये इससे लेस। और फिर मिथाइल कैटाइन जो है वो सबसे लेस स्टेबल होगा। टोलोइन हैज़ डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। टोलोइन में हाइपर कंजुगेशन के फिनोमेना होते हैं, इसी वजह से इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, MCQs के लिहाज से अच्छे से याद कीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा था वाटर में, अमोनिया में, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में पाई जाती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नजर आ रहा है और ये वाला दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, दोनों ने मिलकर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बनाया हुआ है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी टाइप है और इसको हम चिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिंग्स बनते हैं बिटवीन 2 फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के 2 फंक्शनल ग्रुप के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, इस वजह से इसे चिलेशन भी कहते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH फंक्शनल ग्रुप एंड NO2 फंक्शनल ग्रुप के दरमियान। इसी तरह जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है, जिसको सिलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, इसमें भी C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH और OH के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट होता है। जैसे कि आपके पास प्रोपेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -45 डिग्री सेल्सियस है और डाई मिथाइल
ईथर जो है -25 है और इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल का वहाँ से एवेपोरेट होना जो है वो डिफिकल्ट होता है, लेस वोलेटाइल कंपाउंड हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सोलबिलिटी की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर में हाईली सोलबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोलबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लोअर देन पैरानाइट्रोफिनोल इन वाटर। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की क्यों कम है सोलबिलिटी वाटर में? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो है वो आपको दिखाया हुआ है कि पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्योंकि इसके दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो इस वजह से यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है इस मॉलिक्यूल में। एसिड स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा स्टेबल है देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सिलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, 40 टाइम मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसमें जी आप देखें तो इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीज़न है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो दूर दूर हैं। तो ये जो आपके पास है ना पैरा हाइड्रोक्सी वाला, पैरा हाइड्रोक्सी में हाँ जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ऑर्थो वाला क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि ऑर्थो वाला का जो प्रोटॉन लूज़ करने के बाद जो इसका एनाइन बनेगा ना वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होगा। और जो आपके पास पैरा वाला कंपाउंड है इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इस वजह से जो है ना ये वाला इसका एनाइन स्टेबल नहीं होगा तो ये दोबारा से प्रोटॉन को पिक कर लेगा, तो इस वजह से इट इज़ 40 टाइम लेस एसिडिक देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल की बात करें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इनोल प्रेजेंट इन सर्टन टाटोमेरिक इक्विलिब्रिया। कुछ टाटोमेरिक इक्विलिब्रिया के अंदर इनोल जो है उनकी परसेंटेज ज़्यादा पाई जाती है, तो इसकी रीज़न भी यही होती है कि उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। फॉर एसिटाइल एसीटोन इनोल जो है वो 76.4% प्रेजेंट होता है एसिटाइल एसीटोन के अंदर। यहाँ पे आप देखें तो क्योंकि इसके इनोल में जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। उसके बाद टाटोमेरिज्म या प्रोटोन टाटोमेरिज्म की बात करें जिसको हम कीटो इनोल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं, बहुत ही कॉमन इसके एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड्स में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एसीटोन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3। इसकी कीटो फॉर्म में देखें तो आप जो है ना कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है, और इनोल फॉर्म में देखें तो ओल और इन दोनों है। मीन के अल्कीन वाला फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल वाला भी है, अनसेचुरेटेड अल्कोहल है ये, तो इसको हम इनोल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इस तरह की जो टाटोमेरिज्म है इसको हम कीटो इनोल टाटोमेरिज्म या कीटो इनोल टाटोमराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। देयर आइसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। ये जो इनोल्स हैं ना इनको हम मिक्सचर में से निकाल नहीं सकते, and inols are known only in reaction intermediates. The greater stability of the keto form of monocarboxylic compounds related to greater strength of carbon oxygen pi bond as compared to carbon carbon pi bond. कीटो फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। और इनोल फॉर्म में आप देखें तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड होता है, कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कीटो फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो 99.9% इसमें कीटो फॉर्म है और 0.1% इनोल फॉर्म है। उसके बाद एसीटोन की बात करें तो ग्रेटर देन 99% जो है वो कीटो फॉर्म है, 1.5 × 10⁻⁴ जो है वो इनोल फॉर्म है। फॉर बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स इनोल इज़ मोर एक्सटेंट देन कीटो फॉर्म। इनोल ज़्यादा होता है बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, जिनके अंदर दो कीटोन ग्रुप के दरमियान CH2 ग्रुप आ जाता है ना, तो इसके अंदर मतलब कि बीटा कार्बन आ जाता है ना, तो बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर जो है वो इनकी इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो इनोल फॉर्म में 76% है और कीटो फॉर्म जस्ट 24% है। 2,4-पेंटेन डाइओन जो है इसकी एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी। द रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी फॉर इनोल इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है इनोल फॉर्म में, तो इस वजह से इनकी इनोल फॉर्म ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सामने आपको इनोल फॉर्म की इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है। द एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सॉल्वेंट से, कंसंट्रेशन से और टेम्परेचर से इनोल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है।
Acetoacetic ester has 0.4% इनोल कंटेंट इन वाटर वाइल 19.8% इन टोलुइन। अब सॉल्वेंट की वजह से भी आप देखें कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि वाटर के अंदर 0.4% है इनोल और टोलुइन के अंदर 19.8%, बिकॉज वाटर स्टेबलाइजेस कार्बोनाइल ग्रुप बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि वाटर जो है ना वो कार्बोनाइल ग्रुप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देता है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल नहीं होती, तो इनोल जो होता है ना वो अपने स्ट्रक्चर में उसी तरह नहीं रह सकता। अदर टाइप ऑफ टाटोमराइजेशन और फिनोल कीटोटाटोमराइजेशन, इसमें आपके पास एग्जांपल ये फिनोल और क्वानिन के दरमियान जो टाटोमरिज्म है इसको फिनोल कीटोटाटोमरिज्म कहते हैं। और नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमरिज्म है जिसमें नाइट्रोसो और ऑक्साइम के दरमियान स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ज़्यादा स्टेबल जो है वो ऑक्साइम है और नाइट्रोसो जो है वो स्टेबल ओनली व्हेन देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमरिज्म है। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर इन इक्विलिब्रियम विद एसी फॉर्म। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रो फॉर्म है और एसी नाइट्रो फॉर्म है और मोर स्टेबल इज़ नाइट्रो फॉर्म। तो ये लास्ट वन इज़ अमाइन इन अमीन टाटोमरिज्म, इसमें अमाइन फॉर्म है और इन अमीन फॉर्म है और ज़्यादा स्टेबल जो है वो अमाइन फॉर्म है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, दो टाटोमरिज्म इज़ कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। टाटोमरिज्म के फिनोमेना को एसिड से कैटलाइज भी किया जा सकता है और बेस से भी। टाटोमरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉनर्ड, इसका फुल नेम आप नेट से देखिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था, यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तैयारी करें, मेहनत करें और इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते और दोनों जहानों में अल्लाह पाक आप लोगों को सुरखुरी अता फरमाए। अपनी दुनिया के इम्तिहानात के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की लाजमी तैयारी करें और नमाज कभी ना छोड़ें। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।